सूरज डूब गया था और जंगल की ओर से रात की परछाइयां तेजी से बढ़ती आ रही थीं। चौकी के इर्द गिर्द अपना काम खत्म करके कज्जाक खाने के लिए झोंपड़े में जमा हो रहे थे। बस अकेला बूढ़ा ही अभी तक बाज की बाट जोता हुआ चिनार तले बैठा था। बीच बीच में वह सिकरे के पंजे से बंधी डोरी को झटका देता। बाज चिनार की चोटी पर बैठा था, लेकिन मुर्गी पर नहीं झपट रहा था। घनी कटीली झाड़ियों के बीच फैजेंटों की पगडंडी पर लुकास का इत्मीनान से फंदे लगा रहा था और एक के बाद एक गीत गाता जा रहा था। उसका कद ऊंचा था और बड़े, लेकिन फिर भी साफ नजर आता था कि इन हाथों में छोटा बड़ा हर काम फटाफट होता है। ए लुकास का, पास के झुरमुट से नजारका की तीखी तेज आवाज आई। कज्जाक सब खाना खाने चले गए। बगल में जिंदा फेजेंट दबाए नजारका झाड़ियां पार करके पगडंडी पर निकल आया। अरे वाह, अपना गीत अधूरा छोड़कर लुकास का बोला। यह फेजेंट कहाँ मिला? मेरे फंदे में रहा होगा। नजारका लुकास का की ही उम्र का था और वह भी इसी साल बसंत में भर्ती हुआ था। वह दुबला पतला और हड़ियल था। शक्ल सूरत भी उसकी खास नहीं थी और आवाज ऐसी तीखी थी कि देर तक कानों में गूंजती रहती थी। लुकास का और वह पड़ोसी व हमजोली थे। लुकास का घास पर उकड़ू बैठा फंदा ठीक कर रहा था। पता नहीं किसका है, जाने तुम्हारा ही हो। खड्डे के पीछे चिनार के पास था। मेरा ही है, कल लगाया था वहां फंदा। लुकास का उठकर फेजेंट को देखने लगा। भयभीत पंछी अपनी गर्दन तानता हुआ आंखें घुमा रहा था। उसका गाढ़ा सुरमई सिर सहलाकर लुकास का ने उसे अपने हाथों में ले लिया। आज पुलाव बनाएंगे, जाके काट ले और साफ कर दे। हम ही खाएंगे या हवालदार को दे दें? बहुत दे लिए उसे, मुझे तो काटते डर लगता है, नजारका ने कहा। ला इधर। लुकास का ने कटार के पीछे से छोटा चाकू निकाला और उसे तेजी से झटका। मुर्गा फड़फड़ाया, लेकिन वह पंख फैला भी ना पाया था कि उसका खूनो खून सिर पीछे को लटक गया और छटपटाने लगा। ऐसे करते हैं, मुर्गे को जमीन पर फेंकते हुए लुकास का ने कहा। खूब तर पुलाव बनेगा। मुर्गे को देखते हुए नजारका सिर उठा। सुन लुकास का, यह शैतान आज फिर हमें घात में बैठने भेजेगा। फेजेंट को उठाते हुए उसने कहा। शैतान से उसका मतलब हवालदार से था। फमुस्किन को उसने खिचीर लाने भेज दिया है। उसी की बारी थी। कितनी रातों से जा रहे हैं, हम ही रह गए इस काम के लिए। लुकास का सीटी बजाता चौकी को चल दिया। रस्सी उठा ला, उसने चिल्लाकर कहा। नजारका ने हुक्म बजाया। आज मैं उससे कह दूंगा, सच आज कहकर रहूंगा। नजारका ने अपनी बात जारी रखी। कह देंगे हम बहुत थक गए, हम नहीं जाते, बस बात खत्म। सच तू कह दे, तेरी बात वह मान लेगा। नहीं तो यह क्या तरीका है? तू भी किस बात को लेकर बैठ गया? लुकास का बोला। लगता था वह किसी और ही सोच में था। बात ही क्या है, गांव से अगर रात को भेजता तो बुरा भी लगता, वहां मौज होती है। यहाँ क्या है, जैसा चौकी पर बैठना वैसा ही हाथ लगाकर बैठना। क्या तू भी गांव जाएगा? त्योहार पर गुर्गा कह रहा था तेरी दुनाई का फमुस्किन के साथ मौज ले रही थी। सहसा नजारका ने कहा। भाड़ में जाए, लुकास का ने अपने सफेद दांत चमकाते हुए जवाब दिया। मगर वह हंसा नहीं। मैं क्या दूसरी नहीं ढूंढ सकता?
गुरका पता है क्या बता रहा था? कहता था उसके घर गया था। मर्द तो उसका था नहीं घर पर। खौमुस्किन वहां बैठा खा पी रहा था। गुरका थोड़ी देर बैठकर चल दिया। खिड़की के पास से गुजर रहा था कि सुना अंदर वह कह रही थी, चला गया शैतान, लो खाओ ना। खा क्यों नहीं रहे? फिर बोली, तुम सोने के लिए अपने घर नहीं जाना? गुरका बाहर से बोला, बहुत खूब, झूठ सच कह रहा हूं, भगवान कसम। लुकास का थोड़ी देर चुप रहा। ठीक है, उसने दूसरा ढूंढ लिया है तो जाए भाड़ में। लड़कियों की कमी है क्या? मैं तो उससे वैसे ही उकता गया था। देख तो कैसा शैतान है तू, नजारका ने कहा। तू कार्नेट की बेटी मरियंका के पास जाकर देखना, वह क्या किसी के साथ घूमने नहीं निकलती? लुकास का ने भौहें से कोड़ी। क्या मरियंका? सब एक सी हैं, वह बोला। तो जाना। तू क्या सोचता है? अरे गांव में लड़कियां कम है क्या? लुकास का फिर से सीटी बजाता आगे चल दिया। चलते चलते वह टहनियों से पत्तियां तोड़ता जा रहा था। अचानक एक मोटा सा चिकना पौधा देखकर वह ठिठका। अपनी कटार के पीछे से चाकू निकालकर उसने टहनी काट ली। बंदूक के लिए खूब बढ़िया गज बनेगा। संटी को हवा में सटाकर उसने कहा, कज्जाक झोंपड़े की खुली डोड़ी में कच्चे फर्श पर चौकी के गिर्द बैठे थे। जब यह सवाल उठा कि घाट पर बैठने के लिए जाने की किसकी बारी है, आज किसे जाना है? एक कज्जाक ने कमरे में बैठे हवालदार से चिल्लाकर पूछा। हाँ, किसे जाना है? हवालदार ने कहा। बुरलाक चच्चा को। आया है फॉर्मसिन भी, हवालदार ने कहा तो, मगर उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। तुम लोग जाओ ना, तुम और नजारका, उसने लुकास का से कहा। वो योर्गीसोव भी जाएगा, अब तो उसका खुमार टूट गया होगा। तुम्हारा तो टूटता नहीं, उसका कहां से टूटेगा? नजारका ने दबी आवाज में कहा। कज्जाक हंस पड़े। योर्गीसोव वही कज्जाक था जो नशे में धुत झोंपड़े के बाहर सो रहा था। वह अभी अभी आंखें मलता ड्योढ़ी में घुसा था। लुकास का इस बीच उठकर अपनी बंदूक ठीक ठाक करने लगा था। अच्छा, जल्दी जाओ, खाना खा लो और जाओ, हवालदार ने कहा। कज्जाकों की हामी का इंतजार किए बिना ही उसने किवाड़ भिड़ा दिया। प्रत्यक्ष उसे इस बात की खास उम्मीद नहीं थी कि वे उसका हुक्म मानेंगे। ऊपर से हुक्म ना आया होता तो मैं ना भेजता, पर इधर जाने कब कोई अफसर आ निकले। सुना है 8 अवेरेक नदी पार कर चुके हैं। ठीक है, जाना चाहिए, योर्गीसोव कह रहा था। सो तो कायदा है, जाए बिना काम ही कैसे चल सकता है? दिन ही ऐसे हैं। मैं भी यही कहता हूँ, जाना चाहिए। इस बीच लुकास का दोनों हाथों से फेजेंट का एक टुकड़ा पकड़कर खा रहा था और कभी हवालदार तो कभी नजारका की ओर देख रहा था। लगता था यहाँ जो कुछ हो रहा था उस सब से उसे कुछ लेना देना नहीं था और उन दोनों पर वह हंस रहा था। कज्जाक कभी घात पर निकले नहीं थे। जब यूरुस का मामा जो व्यर्थ ही रात पड़ने तक चिनार तले बैठा रहा था, अंधेरी ड्योढ़ी में घुसा। अच्छा तो छोकरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ड्योढ़ी में उसकी भारी आवाज गूंजने लगी और उसमें दूसरी सभी आवाजें डूब गईं। तुम चेचनों की घात लगाओगे, मैं सुअरों की। अंधेरा पूरी तरह घिर आया था जब यूरुस का मामा और चौकी के 3 कज्जाक अपने लबादे ओढ़े और कंधों पर बंदूकें लटकाए तिरे के किनारे उस स्थल को चल दिए जो घात लगाने के लिए चुना गया था। नजारका जाने को राजी ही नहीं हो रहा था, लेकिन लुकास का ने उसे डांट दिया और वे तुरंत तैयार हो गए। चुपचाप कुछ कदम चलने के बाद वे नाली से एक ओर को मुड़ गए और सरकंडों के बीच
मुश्किल से नजर आती पगडंडी पर चलते हुए नदी के तट पर पहुंच गए। नदी में बहकर आया एक मोटा काला तना तट पर पड़ा हुआ था। उसके इर्द गिर्द सरकंडे कुछ ही समय पहले रौंदे गए थे। यहाँ बैठेंगे क्या? नजारका ने पूछा। क्यों नहीं, लुकास्का बोला। यहीं बैठ जा, मैं अभी मामा को जगह दिखाकर आता हूँ। सबसे बढ़िया जगह है, हम सबको देख सकते हैं, हमें कोई नहीं, एरगुसेब ने कहा। यहाँ बैठना चाहिए, एकदम बढ़िया जगह है। नजारका और एरगुसेब अपने लबादे बिछाकर तने के पीछे बैठ गए। लुकास्का योरोस्का मामा के साथ आगे चल दिया। यहाँ पास ही है मामा, बूढ़े के आगे आगे बिना आहट के कदम भरते हुए लुकास्का ने कहा। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कहाँ से वे गुजरे थे। अकेला मैं ही जानता हूँ मामा। शाबाश, चल दिखा, बूढ़े ने भी फुसफुसाते हुए जवाब दिया। कुछ कदम चलकर लुकास्का रुक गया। डबरे पर झुककर उसने सीटी बजाई। देखा, यहाँ से पानी पीने गए हैं। ताजे निशान दिखाते हुए उसने बहुत ही हौले से कहा। भगवान तेरा भला करे, बूढ़े ने जवाब दिया। सुअर नाली के पार गड्ढे में होगा, तू जा, मैं यहीं घात लगाता हूँ। लुकास्का ने अपना लबादा ऊपर को खींचा और अकेला वापस चल दिया। कभी बाईं ओर सरकंडों की दीवार पर और कभी दाईं ओर पास ही तट के नीचे कलकल करती तेरे की ओर नजरें दौड़ाता वह जा रहा था। वह भी कहीं घात लगाए होगा या रेंग रहा होगा। उसने चेचेन के बारे में सोचा। अचानक जोरों की सरसराहट और छपाक हुई तो उसने ठिठक कर झट से बंदूक तान ली। तट की ओर से घुर्राता सुअर लपका। जल की चमकीली सतह की पृष्ठभूमि में उसकी काली आकृति पल भर को तीखी और फिर सरकंडों में विलीन हो गई। लुकास्का ने तेजी से बंदूक लेकर निशाना साधा, लेकिन गोली दाग नहीं पाया। सुअर झुरमुट में समा गया था। लुकास्का ने झल्लाकर थूका और आगे चल दिया। घात की जगह के पास पहुंचकर वह फिर से थम गया। उसकी हल्की सी सीटी के जवाब में सीटी बजी और तब तक वह अपने साथियों के पास चला गया। नजारका गठरी बना सो रहा था। एरगुसेब पालथी मारे बैठा था। उसने जरा सरक कर लुकास्का को बैठने की जगह दी। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ घात में बैठना, सचमुच अच्छी जगह है, उसने कहा। छोड़ आया, दिखा दी जगह, लुकास्का ने अपना लबादा बिछाते हुए जवाब दिया। अभी पानी के पास कितना बड़ा सुअर छेड़ा मैंने, वही रहा होगा। शोर सुना होगा? हाँ सुना था, मैं फौरन समझ गया था कि जानवर है। यही सोचा कि लुकास्का ने डरा दिया होगा, एरगुसेब ने लबादा लपेटते हुए कहा। फिर बोला, मैं अब सोता हूँ, मुर्गा बांग देगा तो जगा दियो। सो तो कायदा है, मैं अभी लेट कर झपकी ले लेता हूँ, फिर तू ले लेना। मैं बैठूंगा, ऐसी बात है। सो लो, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही, लुकास्का ने जवाब दिया। अंधेरी रात में हल्की हल्की सुखद गर्माहट थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश के एक ओर ही तारे चमक रहे थे। दूसरे बड़े भाग पर पहाड़ों की ओर से एक विशाल काली घटा छाई हुई थी। पहाड़ों में घुलती मिलती काली घटा हवा के बिना ही धीरे धीरे आगे बढ़ती आ रही थी। उसके ओड़े टेढ़े सिरे तारों भरे आकाश की गहराई में उभरे उभरे लगते थे। कज्जाक को अपने सामने ही तेरे कोर उसके आगे का विस्तार दिखाई दे रहा था। उसके अगल बगल और पीछे सरकंडों की दीवारें थीं। ये सरकंडे कभी कभार मानो बिना किसी वजह से डोलने लगते और एक दूसरे को छूते हुए सरसराने लगते।
आकाश के उजले सिरे की ओर नीचे से देखने पर सरकंडों की डोलती कलगियां वृक्षों की रोएदार शाखाएं सी लगती थीं। सामने की ओर पैरों के पास ही किनारा था, जहां नीचे पानी छप 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 कर रहा था। उससे आगे चौकियों और तट के पास बहती जाती मटमैली जल राशि एकसार छल छला रही थी। उससे भी आगे पानी, तट और घटा सभी कुछ अभेद्य अलंकार अंधकार में विलीन हो रहा था। नदी की सतह पर काली परछाइयां दौड़ रही थीं। कज्जाक की अभ्यस्त नजरें इनमें ऊपर से बाहर आ रहे लट्ठे देख रही थी। बिरले ही कभी बहुत दूर कहीं चमकी बिजली की झलक काले दर्पण जैसे नदी के जल में प्रतिबिंबित हो जाती और तब उस पार का ढलवा तीर नजर आ जाता। सरकंडों की सरसर, कज्जाकों के खर्राटे, भुनभुओं की भुनभुनाती और जल की छप छप रात्रि की इन शांत ध्वनियों के बीच कभी कहीं दूर से गोली चलने की आवाज आती, कभी टूटे किनारे की भुलभुल, कभी किसी बड़ी मछली की छपाक और कभी बीहड़ जंगल में जानवर के गुजरने से होती चरमर। फिर एक उल्लू तेरेक पर उड़ता आया। दूसरी बार जब वह पंख फड़फड़ाया तो उसके पंख एक दूसरे से टकराते। ठीक कज्जाकों के सिर के ऊपर पहुंचकर वह जंगल की ओर मुड़ गया और फिर एक बार छोड़कर नहीं बल्कि हर बार पंख से टकराते हुए वह चिनार के पुराने पेड़ तक गया और वहां अपना डेरा जमाते हुए देर तक खड़खड़ करता रहा। ऐसी हर अप्रत्याशित ध्वनि पर प्रहारी कज्जाक चौकन्ना हो जाता, आंखें सिकोड़ लेता और हौले से अपनी बंदूक टटोलता। रात अब ढलने लगी थी। काली घटा पश्चिम को फैल गई थी। उसके छिदे छिदे किनारों के पीछे तारों भरा साफ आसमान निकल आया और सुनहरे चांद का उल्टा हंसिया पहाड़ों पर ललछोई चांदनी फैलाए लगा। ठंडक महसूस होने लगी। नजारका जाग गया। थोड़ी देर तक बातें करता रहा और फिर से सो गया। लुकास का ऊबने लगा। उसने उठकर कटार के पीछे से चाकू निकाला और छड़ी को छीलकर बंदूक की नाली साफ करने का गज बनाने लगा। उसके दिमाग में ये विचार घूम रहे थे कि उस पार पहाड़ों में चेचेन लोग रहते हैं। उनके जवान इस पार आते हैं। वे कज्जाकों से नहीं डरते कि वे कहीं और भी नदी पार कर सकते हैं। यह ख्याल आते ही वह अपनी आड़ में से सिर बाहर निकालता है और दाएं बाएं नदी पर नजर दौड़ाता है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। थोड़ी थोड़ी देर बाद वह नदी पर और दूर के किनारों पर नजर डालता, जो हल्की हल्की चांदनी में पानी से अलग धुंधला सा दिख पड़ता था। अब वह चेचेनों के बारे में नहीं सोच रहा था, बस यही देख रहा था कि कब साथियों को जगाने का समय हो और वह गांव को जाए। गांव में वह अपनी दुनिया की कल्पना कर रहा था, अपनी जान की, जैसा कि कज्जाक अपनी मासूकों को कहते हैं, और उसे याद करके वह खिसिया रहा था। भोर का पहला लक्षण प्रकट हुआ। पहला कोहरा नदी पर तिरने लगा। उसके पास ही कहीं जवान बाज चीखते हुए पंख फड़फड़ाने लगे। आखिर दूर गांव से मुर्गों की पहली बांग भी सुनाई दी और उसके बाद एक और लंबी बांग, जिसके जवाब में दूसरे मुर्गे भी बोलने लगे। बस अब उठा देना चाहिए, लुकास्का ने सोचा। उसने गज पूरा कर लिया था और महसूस कर रहा था कि उसकी पलकें भारी हो रही हैं। साथियों की ओर मुड़कर वह अभी यह देख ही रहा था कि कौन से पांव किसके हैं। तभी उसे लगा कि तेरेक में से उस ओर कोई छपाका हुआ है। उसने पलटकर नजर दौड़ाई
पहाड़ों के ऊपर जहाँ चांद के उल्टे हंसिए तले अंधेरा कट रहा था, उस ओर की तट रेखा पर फिर तेरेक पर नदी में बहते तने अब साफ दिख रहे थे। उसे लगा कि वह स्वयं चल रहा है, जबकि तेरेक और तने निश्चल हैं। लेकिन ऐसा पलांस को ही हुआ। फिर से वह एकटक देखने लगा। डाल वाले एक बड़े से काले तने की ओर उसका ध्यान गया। नदी के बीचों बीच बहता वह तना न डोल रहा था न घूम रहा था। उसे यह भी लगा कि वह नदी के बहाव के साथ नहीं बल्कि उसे काटता हुआ चौकी की ओर बह रहा है। लुकास का गर्दन तानकर बड़े ध्यान से उसे देखने लगा। तना चौकी के पास पहुंचा, थम गया और अजीब से ढंग से हिला। लुकास का को तो ऐसा भी आभास हुआ कि तने के नीचे से कोई हाथ निकाला। आज अकेले ही अब्रेक मार लिया तो, उसने सोचा और बंदूक उठाकर जल्दबाजी किए बिना लेकिन तेजी से टेक खोली, उस पर बंदूक रखी। फिर जरा भी खटका किए बिना रुक रुक कर घोड़ा चढ़ाया और नजरों से अंधेरे को टटोलते हुए सांस थामकर निशाना लगाने लगा। जगाऊंगा नहीं, वह सोच रहा था, लेकिन उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि वह रुक गया और कान लगाकर सुनने लगा। तना सहसा पानी में गिरा और फिर से पानी को चीरता हुआ इस तट को बहने लगा। निकल ना जाए, उसने सोचा, और तभी धुंधली चांदनी में उसे तने के आगे तातर का सिर दिखा। उसने सिर का ही निशाना साध लिया। वह बिल्कुल पास ही लगता था। नली के छोर पर उसने बंदूक के खांचे से आंखें हटाकर सीधा सामने देखा। अब्रेक ही है, उसने साहस सोचा और फिर झटके से घुटनों के बल उठकर दोबारा से निशाना ढूंढा। जब निशाना बंदूक की लंबी नली की सीध में आ गया तो उसने बचपन से सीखी हुई कज्जागों की आदत के मुताबिक कहा, पावन पिता और पुत्र के नाम, और घोड़े की लिबलिबी दबा दी। एक बिजली कौंदी और पल भर को सरकंडे व नदी का तट चमक उठे। गोली चलने का तेज धमाका नदी पर गूंजा और दूर कहीं गड़गड़ाहट में बात बदल गया। तना अब नदी के पार नहीं बल्कि बहाव के साथ बहने लगा, डोलता और घूमता हुआ। अरे पकड़, मैंने कहा, अपनी बंदूक टटोलता हुआ। लट्टे के पीछे से ऊपर उठता एर्गुसोव चिल्लाया, चुप शैतान। दांत भींचकर लुकास का फुफकारा, अब्रेक आ रहे हैं, किसे मारा? नजार का पूछ रहा था। कौन था लुकास का? लुकास का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वह बंदूक में गोली भर रहा था और बहते जा रहे तने को देख रहा था। थोड़ी दूर जाकर वह चौकी पर रुक गया और उसके पीछे से पानी पर डोलता हुआ बड़ा सा कुछ देखा। क्यों गोली चलाई? बोलता क्यों नहीं? कज्जाक पूछते जा रहे थे। कहा ना अब्रेक है, लुकास का ने फिर से दोहराया। क्या हाँकता है? यूं ही बंदूक चल गई क्या? अब्रेक को मारा है, समझे? उत्तेजना से उकड़े स्वर में लुकास का बोला और खड़ा हो गया। कोई तैरता आ रहा था। चौकी की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, मैंने उसे मार डाला, इधर देख। गप मत हाँक। आंखें रगड़ते हुए एर्गुसोव ने फिर से कहा, कौन हाँक रहा है? ले देख, इधर देख, लुकास का ने कहा और उसका कांधा पकड़कर उसे इतनी जोर से अपनी ओर खींचा कि वह कराह उठा। एर्गुसोव उधर देखने लगा जिधर लुकास का इशारा कर रहा था और वहां आदमी को देखकर उसने तुरंत अपना लहजा बदल लिया। अरे मैं कहता हूँ और भी होंगे, सच कहता हूँ, वह हौले से बोला और अपनी बंदूक देखने लगा। यह टोइया तैर रहा था। दूसरे या तो यहाँ पहुंच गए हैं या उस पार कहीं पास ही हैं। सही कहता हूं मैं। लुकास का कमरबंद खोलकर अपना चेरकेस कोट उतारने लगा। कहाँ जाता है बेवकूफ? एर्गुसोव चिल्लाया। आड़ से बाहर निकलते ही तेरा सफाया हो जाएगा। सही बात कहता हूँ मैं। अगर तूने मार दिया है तो यह कहीं जाने से रहा।
कुप्पी दे जरा, बारूद भर लूं। है तेरे पास? नजार, तू फटाफट चौकी पर जा और देख किनारे किनारे ना जाइयो, नहीं मार डालेंगे। सही कहता हूं मैं। चल दिया मैं अकेला, खुद जाना। नजारका ने गुस्से से कहा। लुकास का अपना कोट उतारकर तट पर गया। मत जा, कहा ना तुझसे। बंदूक में बारूद भरते हुए एरगुसेब बोला। देखता नहीं, वह हिलडुल नहीं रहा। मैं साफ देख रहा हूँ। सुबह होने ही वाली है, ठहर जा। चौकी से लोगों को आ जाने दे। जा, नजार क्या डालता है? डर नहीं, मैंने कहा ना। लुकास का नजारका कह रहा था। बताना कैसे मारा? लुकास का ने पानी में घुसने का इरादा छोड़ दिया। जाओ, तुम दोनों जल्दी से चौकी पार जाओ। मैं यहीं बैठता हूँ। कज्जाकों से कहना गश्त भेजें। अबरेक आकर इस ओर तो उन्हें पकड़ना चाहिए। यही तो मैं कहता हूँ, चले जाएंगे। एरगुसेब ने उठते हुए कहा। पकड़ना चाहिए, सही बात है। एरगुसेब और नजारका उठे और अपनी छाती पर सलीब का निशाना बनाकर चौकी की ओर चल दिए। वे किनारे किनारे नहीं बल्कि झाड़ियों के बीच से जंगल की पगडंडी की ओर बढ़े। लुकास का देख हिलना डुलना नहीं। एरगुसेब ने जाते जाते कहा। नहीं तो यहीं तुझे भून देंगे। देख, चौकस रहियो। सही बात कहता हूँ। पता है मुझे, पता है, लुकास का ने कहा और अपनी बंदूक जांचकर फिर से लट्टे के पीछे बैठ गया। लुकास का अकेला बैठा था। चौकी पर नजर डाल रहा था और कान लगाकर सुन रहा था कि कज्जाक आ रहे हैं या नहीं। लेकिन चौकी काफी दूर थी और वह अधीरता से व्याकुल हो रहा था। वह यही सोचता जा रहा था कि वे अबरेक बच निकलेंगे जो मारे गए अबरेक के साथ आ रहे थे। जैसे शाम को बच निकले सुगर पर वह झुंझलाता रहा था, वैसे ही इन अबरेकों पर झुंझला रहा था जो अब बच निकलेंगे। वह कभी अपने गिर्द नजर दौड़ाता तो कभी सामने के तट पर, इस उम्मीद में कि किसी भी क्षण कोई और आदमी दिखाई दे जाएगा। बंदूक की टेक फैलाकर वह गोली चलाने को तैयार बैठा था। यह बात उसके दिमाग में एक बार भी ना आई कि वह भी मारा जा सकता है। पौ फट रही थी। उतले पानी में जरा जरा डोलता चेचैन का सब अब साफ दिखाई दे रहा था। अचानक कज्जाक से थोड़ी दूर सरकंडों में खड़खड़ हुई। कदमों की आहट सुनाई पड़ी और सरकंडों की फुनगियां हिलने लगीं। घोड़ा चढ़ाकर लुकास का बुदबुदाया, पिता और पुत्र के नाम। घोड़े का खटका होते ही कदम थम गए। एक कज्जा को, मामा को ना मार देना, शांत गंभीर स्वर सुनाई दिया और सरकंडों को हटाकर यूरिस का मामा लुकास का के बिल्कुल पास ही निकल आया। मैं तो तुम्हारी जान ही ले बैठता। भगवान कसम, लुकास का बोला। गोली क्यों चलाई थी? बूढ़े ने पूछा। उसके मेघ गंभीर स्वर ने जंगल में और नदी पर गूंजते हुए पल्लाव में ही कज्जाक के चारों ओर छाई रात की रहस्यमयी निस्तब्धता भंग कर दी। मानो एकाएक अधिक उजाला हो गया और सब कुछ साफ दिखने लगा। तुमने कुछ नहीं देखा मामा? मैंने यहाँ जानवर मार लिया, लुकास का बोला और घोड़ा उतारकर अस्वाभाविक निश्चिंतता के साथ उठ खड़ा हुआ। बूढ़ा उस सफेद पीठ को घूर रहा था जो अब साफ नजर आने लगी थी। उसके चारों ओर नदी का पानी छलछला रहा था। पीठ पर तना बांधकर तैर रहा था। मैं ताड़ गया और फिर, अरे देखो तो, नीली पतलून पहने हैं, लगता है बंदूक भी है। देखा लुकास का? कह रहा था ना, देखने की क्या बात है, बूढ़े ने गुस्से से कहा। उसके चेहरे पर कठोरता भरा कोई गंभीर भाव छलका। जिगीर को मार डाला, उसने खेद भरी आवाज में कहा। मैं यहीं बैठा था, देखता क्या हूँ, उस पार काला काला कुछ हिल रहा है। मैंने उसे वहीं ताड़ लिया। यही लगा कि कोई आदमी आकर पानी में गिर पड़ा। यह क्या अजूबा है, मैंने सोचा। खूब बड़ा
तना बहता आ रहा है, ऊपर से बहाव में नहीं, उल्टे उसे काटता आ रहा है। तभी देखता क्या हूँ कि उसके नीचे से सिर निकल रहा है। क्या तमाशा है! मैं लगा देखने, पर सरकंडों में से मुझे कुछ नजर नहीं आता था। सो मैं ऊपर को उठा। उस शैतान ने शायद सुन लिया, चौकी पर निकल आया और इधर उधर ताकने लगा। नहीं शैतान की औलाद, तू नहीं निकल पाएगा, मैंने सोचा। निकल कर ताक रहा है। उफ, मेरा तो दम घुटने लगा। मैंने बंदूक तैयार कर ली और सांस थामे इंतजार करने लगा। थोड़ी देर तक वह इधर उधर ताकता रहा और फिर से तैरने लगा, और जैसे ही चांदनी में पहुंचा, सारी पीठ दिखने लगी। पावन पिता और पुत्र के नाम और धुएं के पार। देखता क्या हूँ, वह हाथ पांव मार रहा है। वह करा भी रहा था। शायद मुझे ऐसा लगा, शुक्र है भगवान का, मैंने सोचा, कर दिया इसका काम तमाम। फिर जब चौकी पर जा निकला तो सारा नजारा साफ हो गया। वह उठना चाहे पर उठ ना पाए, हाथ पांव मारता रहा और फिर ठंडा हो गया। सब कुछ साफ नजर आ रहा था। देखो तो जरा भी हिल डुल नहीं रहा। मरा गया। कज्जाक चौकी पर भागे गए हैं, कहीं दूसरे ना बच निकलें। जरूर पकड़ लोगे उन्हें, बूढ़े ने कहा। अरे वे तो कहाँ के कहाँ निकल गए। और उसने फिर से खेत के साथ सिर हिलाया। तभी टहनियां चटकने की आवाज आई। पैदल और घुड़सवार कज्जाक जोर जोर से बातें करते नदी के किनारे किनारे आ रहे थे। नाव लाए हो क्या? लुकास का चिल्लाया। शाबाश लुकास का, खींचला किनारे पर, एक कज्जाक ने चिल्लाकर कहा। नाव का इंतजार किए बिना ही लुकास का कपड़े उतारने लगा। उसकी आंखें उसके शिकार पर लगी हुई थीं। ठहर जा नजार का, नाव ला रहा है, हवालदार चिल्लाया। अरे बुद्धू जाने वह जिंदा हो, बहाना कर रहा हो, कटार लेता जा, दूसरा कज्जाक चिल्लाया। अरे छोड़, पतलून उतारते हुए लुकास का चिल्लाया। फुर्ती से कपड़े उतार कर उसने सलीब का निशाना बनाया और उछलकर छबाके के साथ पानी में कूद गया। अपना बदन भिगोया, फिर अपनी गोरी बाहें फेंकता, पीठ को पानी में से काफी ऊपर उठाता और गहरी सांस लेता, तेरेक के बहाव को काटता हुआ चौकी की ओर बढ़ने लगा। तट पर झुंड बनाकर खड़े कज्जाक जोर जोर से बातें कर रहे थे। 3 घुड़सवार गश्त पर चल दिए। नदी के घुमाव के पीछे से नाव प्रकट हुई। लुकास का चौकी पर निकला। चेचेन पर झुककर उसने उसे 2-1 बार झकझोरा। बिल्कुल मरा पड़ा है। उधर से उसकी तेज आवाज आई। चेचेन के सिर में गोली लगी थी। वह नीली पतलून पहने था, कमीज चेरकेस कोट, बंदूक और कटार पीठ पर बंधे हुए थे। ऊपर से एक तना बंधा हुआ था, जिसे देखकर लुकास का शुरू में ही धोखा खा गया था। चौकी पर सबको नाव में से निकालकर तट की घास पर रखा गया। कज्जाक उसे घेर कर खड़े हो गए और उनमें से एक बोला, क्या मछली फंसी है? कितना पीला है? दूसरा बोला, कहाँ ढूंढने गए हैं हमारे लोग? वे तो सब उस पार होंगे। अगर यह टोइया ना होता तो ऐसे ना तैरता आता। अकेला काहे को तैरता? तीसरा बोला, बड़ा तेज रहा होगा, आगे जाने को बढ़ आया। असल जिगीत था। लुकास का ने चीटा कसा। वह तट पर खड़ा अपने गीले कपड़े निचोड़ रहा था और ठिठुरता जा रहा था। दाढ़ी रंगी छटी है, कोट भी झोले में लपेटकर पीठ पर बांध लिया था। ऐसे तैरना भी आसान था। किसी ने कहा, देख लुकास का, हवालदार बोला। वह मारे गए चेचेन की कटार और बंदूक हाथ में लिए था। तू कटार अपने पास रख ले और कोट भी बंदूक के लिए मेरे पास आना। मैं तुझे 3 कलदार दे दूंगा। देख इसकी नली भी ठीक नहीं। नली में फूंक मारते हुए उसने कहा, मैं तो बस यादगार के तौर पर रखना चाहता हूँ। लुकास का ने कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह के भिखमंगेपन पर उसे झुंझलाहट होती थी, लेकिन वह जानता था कि इससे बचा नहीं जा सकता। देखो तो शैतान की औलाद को, खिसियाकर चेचेन का कोट जमीन पर फेंकते हुए वह बोला। कोट ही काम का होता
चीतड़ा हो रहा है। जंगल में लकड़ी काटने जाओगे तो काम आएगा, किसी कज्जाक ने कहा। मुसेब चाचा, मैं घर जाऊंगा, लुकास का बोला। वह अपनी झुंझलाहट भूल गया लगता था और अफसर को दिए तोहफे का फायदा उठाना चाहता था। ठीक है ओ बाबा, ठीक है ओ आ, चलो जवानों, इसे चौकी के पीछे ले जाओ, हवालदार ने कज्जाकों से कहा। वह अभी तक बंदूक को देखता जा रहा था। और हाँ, इसके ऊपर छप्पर तान देना ताकि धूप न लगे। कौन जाने पहाड़ों से इसे पैसे देकर छुड़ाने आए। अभी तो गर्मी नहीं बढ़ रही, किसी ने कहा। गीदड़ ने चीर डाला तो यह क्या अच्छी बात होगी, एक कज्जाक ने कहा। पहरा लगा देंगे, लेने आए तो अच्छा नहीं होगा अगर गीदड़ ने चीर दिया। हाँ लुकास का तू चाहे कुछ भी कह, साथियों को एक बाल्टी चिखीर तो पिलानी ही होगी, हवालदार ने प्रफुल्ल स्वर में कहा। बिल्कुल, यह तो अपनी रीत है। कज्जाकों ने भी बात पकड़ी। देखो तो भगवान ने क्या किस्मत खोली है, अभी कल तो चौकी पर आया है, आज अबरेक भी मार दिया। लो भाई, कटार और कोट खरीदो, लाओ पैसे निकालो, पतलून भी दे दूंगा, ले लो माल, लुकास का कह रहा था। मुझे तो आने की नहीं, कमबख्त अड़ियल था। एक कज्जाक ने एक कलदार यानी चांदी के 1 रूबल में कोट खरीद लिया, दूसरे ने 2 बाल्टी चिखीर के बदले कटार ले ली। पियो यारो, 1 बाल्टी मैं दूंगा, लुकास का ने कहा, खुद गांव से लाऊंगा। पतलून काट के लड़कियों के लिए रुमाल बना दें, नजार खां ने कहा। कज्जाकों ने ठेका मारा। बहुत हो गया हंसना, हवालदार ने कहा। लाश तो ले आओ, क्या इसे यहाँ झोंपड़े के पास रख छोड़ा है? खड़े क्या हो, इधर घसीट लाओ ना, लुकास खां ने उन कज्जाकों को हुक्म दिया जो हिचकिचाते हुए लाश को उठा रहे थे। कज्जाकों ने उसका हुक्म माना, मानो वही उनका अफसर हो। लाश को कुछ कदम घसीट कर कज्जाकों ने टांगे छोड़ दी और वे बेजान जमीन पर गिर पड़ी। कज्जाक जरा हटकर खड़े हो गए और थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहे। नजार खां ने सबके पास जाकर एक और को झुका सिर क्यों मोड़ दिया ताकि कनपटी के ऊपर हुआ छेद और चेहरा साफ दिखाई दे। देखो तो कैसी निशानी लगी है, सीधे भेजे में। वह बोला, कहीं खोएगा नहीं, इसके मालिक जरूर इसे पहचान जाएंगे। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। गहरी खामोशी छा गई। सूरज निकल आया था और ओस भरी हरियाली पर उसकी छितरी किरणें चमक रही थी। थोड़ी दूर पर कलकल करती नदी बह रही थी। जाग उठे, जंगल में सुबह का स्वागत करते फैजेंट चारों ओर चहक रहे थे। सबको घेरे कज्जाक खामोश खड़े थे, हिलडुल तक नहीं रहे थे, बस खड़े खड़े उसे देख रहे थे। भूरे बदन पर गीली नीली पतलून के अलावा और कुछ नहीं था। अंदर को धसे पेट पर पतलून पेटी से कसी हुई थी और कुछ नहीं था। चेचेन की देह सुगढ़ और सुंदर थी। उसकी मासल बाहें, देह अलग, बगल सीधी तनी हुई थी। नया मुंडा, नीला सा सिर जिसके घाव पर खून जम गया था, पीछे को लटका हुआ था। धूप से संभलाया चिकना माथा मुंडे सिर से एकदम भिन्न लग रहा था। पतराई खुली आंखें और उनकी ठिठकी पुतलियां ऊपर कहीं लगी हुई थीं, मानो हर चीज के पार देख रही थीं। छटी हुई लाल मूछों के नीचे पतले होंठ और उनके खींचे हुए सिरों पर दिल लगी की मुस्कान जमी रह गई लगती थी। लाल बालों वाले छोटे हाथों की उंगलियां अंदर को मुड़ी हुई थीं और नाखून मेहंदी से रंगे हुए थे। लुकास खां ने अभी तक कपड़े नहीं पहने थे। उसका बदन गीला था। उसकी गर्दन सदा से अधिक लाल थी और आंखें सदा से अधिक चमक रही थीं। उसके चौड़े गाल फड़क रहे थे और हष्ट-पुष्ट गोरे शरीर से हल्की हल्की सुबह की ताजी हवा में मुश्किल से दिख पड़ती भाप उठ रही थी। यह भी आदमी था। मृतक को निहारते हुए वह बोला, हाँ, अगर तू इसके हत्थे चढ़ जाता तो छोड़ता नहीं, एक कज्जाक ने जवाब में कहा। खामोशी टूट गई। कज्जाक हिलने डुलने लगे, बातें करने लगे। 2 जने छप्पर के लिए झाड़ियां काटने चले गए, बाकी लोग चौकी को चल दिए।
लुकास्का और नजारका दौड़कर चौकी पर गए, गांव जाने की तैयारी करने लगे। आधे घंटे बाद तेरेक और गांव के बीच फैले घने जंगल में लुकास्का और नजारका लगातार बातें करते और दौड़ते ही घर जा रहे थे। देख, तू उसे बताइयो मत कि मैंने भेजा है, बस जाकर देख आइयो कि मर्द घर पर है कि नहीं, लुकास्का तीखी आवाज में कह रहा था। मैं यामका के पास जाऊंगा, आज तो मौज करेंगे है ना? आज्ञाकारी नजारका पूछ रहा था। आज नहीं मौज करेंगे तो कब करेंगे, लुकास्का का जवाब था। गांव पहुंचकर कज्जाकों ने खूब पी और सो गए। शाम तक वे सोते रहे। इस घटना के तीसरे दिन काकेशिया पैदल रेजिमेंट की 2 कंपनियां कज्जाकों के गांव नोवोमिलिस्किया में पहुंची। घोड़े खोल दिए गए थे और कंपनियों की गाड़ियां चौक में खड़ी थीं। इधर उधर के आहतों में जहां कहीं मालिकों की नजरों से बाहर कुंदे पड़े मिले, बावर्ची ने उठा लाए थे और अब खड्डे में आग जलाकर खाना पका रहे थे। सूबेदार सिपाहियों की हाजिरी ले रहे थे। सेवा कोर के लोग घोड़े बांधने के लिए खूंटे गाड़ रहे थे। क्वार्टर मास्टर घर के आदमियों की तरह गलियों में आ जा रहे थे और अफसरों व सिपाहियों को उनके क्वार्टर दिखा रहे थे। कहीं गोला बारूद की हरी पेटियों की लाइन लगी हुई थी, कहीं कंपनी की गाड़ियां और घोड़े खड़े थे, कहीं देगों में खाना पक रहा था। एक कप्तान, एक लेफ्टिनेंट और सूबेदार ओनिसिस मिखाइलोविच भी यहीं पर थे। यह सब उस कज्जाक गांव में था जहां कहा जाता था कि कंपनी को डेरा डालने का हुक्म मिला है, तो कंपनियों के लिए यह अपना घर ही था। यहाँ डेरा क्यों डाला गया है? ये कज्जाक कौन है? क्या उन्हें यह पसंद है कि सिपाही उनके यहाँ डेरा डालकर रहेंगे? वे पुरातन पंथी हैं या नहीं, इस सब से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। थके मांदे धूल से सने सिपाही हाजिरी से छुट्टी पाकर शोर मचाते चौकी गलियों में बिखर रहे थे, जैसे कि छत्ते पर उतर रहा मधुमक्खियों का झुंड। कज्जाकों की नापसंदगी की जरा भी परवाह न करते हुए 2-2, 3-3 सिपाही हंसते बतियाते और बंदूकें खनखनाते घरों में घुस रहे थे। यहाँ वे अपने हथियार टांगते, झोले खोलते और कज्जाक औरतों से मजाक करते। सिपाहियों का एक बड़ा दल फौजियों की मनपसंद जगह पर खिचड़ी की देंगों के पास जमा हो गया। दांतों में पाइप दबाए वे सभी अलाप से उठते और तपे आसमान में सफेद बादल सा बनते जा रहे धुएं को देख रहे थे और कभी अलाप की लपटों को जो साफ हवा में पिघले कांच सी थरथरा रही थीं। हंसी ठट्टा करते ये सिपाही कज्जाक औरतों मर्दों का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वे बिल्कुल रूसियों की तरह नहीं रहते। सभी आहतों में सिपाही दिख रहे थे और उनके ठहाके सुनाई दे रहे थे। कज्जाक औरतों के गुस्से से चीखते चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। वे अपने घरों की रखवाली कर रही थीं, सिपाहियों को पानी और बर्तन नहीं दे रही थीं। लड़के लड़कियां अपनी माताओं से और एक दूसरे सटे भय मिश्रित आश्चर्य के साथ पहली बार देखे इन फौजियों की हर गति पर नजर रख रहे थे या उनके पीछे पीछे थोड़ी दूरी पर दौड़ रहे थे। बूढ़े कज्जाक घरों से निकलकर बाहर चबूतरों पर आ बैठे थे। भौहें ताने चुपचाप सिपाहियों की हलचल देख रहे थे। उन्हें जैसे इसकी कोई परवाह नहीं थी और ना ही वह यह समझते थे कि इस सब का क्या नतीजा हो सकता है। ओलेलिन 3 महीने पहले काकेशियाई रेजिमेंट में कैडेट के तौर पर भर्ती हुआ था। यहाँ उसे गांव के सबसे अच्छे घर कार्नेट इलिया वासिल्येविच के यानी उलितका बीवी के घर में ठहराया गया था। दामित्री एंद्रेविच, क्या वला है ये? हाँपते वन्यूसा ने ओलेनिन से कहा, जो ग्रोजनया में खरीदे कबरदा घोड़े पर सवार आहते में घुस ही रहा था। वह चर्चेस कोट पहने था और 5 घंटे के मार्च के खत्म हो जाने पर खुश नजर आ रहा था। क्यों जी, क्या हुआ? घोड़े को पुचकारते हुए और हर्षमय नजरों से
बनूसा को देखते हुए उसने पूछा। बनूसा हैरान परेशान था, पसीने से लथपथ और बाल उलझे हुए। वह असबाब की गाड़ियों के साथ आया था और अब सामान खोल रहा था। ओलेनिन अब बिल्कुल दूसरा ही इंसान लगता था। उसके साफ मुंडे रहने वाले गालों पर अब दाढ़ी उगाई थी, मूछें भी उसने बढ़ा ली थी। रातों को दिन बनाते रहने से चेहरे पर जो पीलापन आया था, उसके स्थान पर अब गालों पर, माथे पर, कानों के पीछे धूप से सांवलाई त्वचा लाल थी। साफ सुथरे काले यूरोपीय टेल कोट के स्थान पर अब वह दामन पर गहरी चुन्नाटे वाला सफेद मैला चेरचेस कोट पहने था और कंधे पर बंदूक लटकाए था। कलप लगे साफ कॉलर की जगह उसकी गर्दन पर रेशमी बेसमेत की लाल पट्टी कसी हुई थी। वह चेर केसों का पहनावा पहने था, लेकिन ढंग से नहीं। कोई भी उसे देखकर कह देता कि वह जिगीत नहीं, रूसी है। सब कुछ जिगीत जैसा होकर भी वैसा नहीं था। बहरहाल उसके अंग अंग से हष्टपुष्टता का आभास होता था, प्रसन्नता और आत्मसंतोष टपकता था। आपको तो मजाक लग रहा है, बनूसा बोला। आप जरा इन लोगों से बात करके देखिए ना, कुछ करने ही नहीं देते, बस यही सारी बात है इनकी। एक शब्द तक तो इनके मुंह से नहीं निकलता। बनूसा ने गुस्से में आकर लोहे की बाल्टी दहलीज पर फेंक दी। पता नहीं, ये तो जैसे रूसी ही नहीं।